दोस्तों नमस्कार। जिस दौर में देश की पूरी कैबिनेट इस देश के गृह मंत्री अमित शाह की दरवाजे पर खड़ी रहती हो, जिस दौर में हर मंत्री को सवाल जवाब सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह से करने पड़ते हों, और जिस दौर में गृह मंत्री अमित शाह की तूती बतौर गृह मंत्री से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी हो, यह जानते समझते हुए प्रधानमंत्री मोदी चेहरा है। प्रधानमंत्री मोदी का नाम हर जगह लेना है। पीएमओ में बैठे अधिकारी हर मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत करेंगे और उसके बाद जो पॉलिसी बनेगी या जिस पर जो सहमति बनेगी उस पर आखिरी हस्ताक्षर प्रधानमंत्री के ही होंगे, यानी उनके टेबल पर वो कागज जरूर रखे जाएंगे। लेकिन सबको कहीं से गुजरना है तो अमित शाह यानी देश के गृह मंत्री के दरवाजे से ही गुजरना है। तो इस ताकतवर शख्स को लेकर क्या कोई इस्तीफा मांग सकता है या फिर कोई इस्तीफा ले सकता है? यह सवाल पूरे बीजेपी के भीतर बेचैनी पैदा कर चुका है। यह सवाल मोदी कैबिनेट के भीतर हर मंत्री को कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, और सरकार के भीतर इस बात को लेकर चिंतन मनन इस हद तक हो चला है कि आधी रात तक बैठकर मंत्रणा हो रही है रास्ता क्या निकले। और जो रास्ता पहली आधी रात को निकला उसके मतलब मायने एक ही है। अपने तौर पर हर किसी को व्यवस्था करनी होगी जिसके दायरे में या जिसके कटघरे में जो जंतर मंतर पर हुआ उसके कटघरे में गृह मंत्रालय या गृह मंत्री अमित शाह नहीं आए। क्या यह संभव है? संभव हो या ना हो, लेकिन देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल उस मीटिंग में शामिल होते हैं जिस मीटिंग के जरिए अब राहुल गांधी के सवालों का जवाब कुछ इस तर्ज पर देना है जहां पर गृह मंत्री का नाम तक ना आए। दिल्ली पुलिस को उन तमाम आंकड़ों तथ्यों को रखना है जिसके आश्रय गृह मंत्री अमित शाह का नाम कहीं दिखाई ना दे। और सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर चल रही बहस में इस बात का जिक्र बकायदा देश के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को करना है कि दरअसल जो बातें बताई जा रही हैं उन बातों का कोई और चोर कानूनी तौर पर नहीं है। यह कैसे संभव होगा? या फिर इस दौर में सरकार पूरे तरीके से गृह मंत्री अमित शाह के इशारों पर अगर चल रही है तो फिर उन्हें निकालेगा कौन? और अगर इस्तीफा ले लिया गया तो फिर सरकार बचेगी कैसे? बात तो उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री तक होगी। यानी प्रधानमंत्री तक पहुंचने के लिए जो बीच का एक सबसे बड़ा दरवाजा या बड़ी दीवार है वो गृह मंत्री अमित शाह की है। कौन है इतना सक्षम और कौन है इस तरीके का निर्णय ले पाने वाला? शायद कोई नहीं। तो फिर राहुल गांधी ने जब इस्तीफे की मांग की उसके बाद पार्लियामेंट के भीतर जो मीटिंगों का दौर चल रहा था और जो आधी रात तक चलता रहा, और उसके बाद आज सुबह सवेरे से जो बातें निकल कर आने लगी वो खुले तौर पर कहीं भी गृह मंत्री अमित शाह को जंतर मंतर से जोड़ने की इजाजत नहीं देती है। तो क्या संकट जंतर मंतर से कहीं ज्यादा बड़ा सरकार के सामने इस वक्त अमित शाह की कुर्सी को बचाने का है? या अमित शाह फंस चुके हैं और मुश्किल हालात ये हैं कि इस देश के भीतर हर संस्थान और हर वो शख्स लग चुका है कि किसी भी हालत में गृह मंत्री अमित शाह तक कोई आंच पहुंचनी नहीं चाहिए। यह बड़ी उलझी हुई परिस्थितियां हैं, लेकिन हमें लगता है इसके हर सिरे को आज पकड़ने की जरूरत है। सामान्य तौर पर कोई मंत्री, वो कितने भी बड़े कद्दावर तौर पे क्यों ना हो, वह देश नहीं चलाता है, लेकिन इस दौर में प्रधानमंत्री का चेहरा, उस चेहरे के आश्रय उनका नाम, और सिर्फ उन्हीं का चेहरा और उन्हीं का नाम जो हर मंत्रालय के भीतर के प्रचार के जरिए इस देश में गूंजता रहा। उसके बाद यह सरकार क्या वाकई दो ही पिलर पर चल रही है? एक पिलर प्रधानमंत्री मोदी खुद हैं और दूसरे अमित शाह हैं। इसके बाद कोई तीसरा नंबर आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन हर नौकरशाह की, इस देश में जुडिशरी की, इस देश में खुफिया एजेंसियों की, यहां तक कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की भी साख
या कहें बहुत कुछ इस ट्रैक पर इस सरकार के साथ ही लगा है। यानी एक क्षण के लिए सोचिए कि अगर इस सरकार को कोई मुश्किल हालात में फंस कर गिरने की स्थिति आ जाए, तब तो जिसका जो कुछ स्टेक पे लगा हुआ है उसके भीतर हड़कंप मच जाएगा। वो कोई भी हो सकता है, वो मीडिया हो सकता है, उसके भीतर घुसे संपादक हो सकते हैं, नौकरशाह हो सकते हैं जो अलग अलग संस्थानों को चला रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हो सकते हैं, कॉरपोरेट हो सकता है जिस मित्रों का नाम जिक्र बार बार किया जाता है। यानी ये एक ऐसा संकट है जिसको राहुल गांधी ने छेड़ दिया और संकट को राजनीति से नहीं छात्रों के साथ जोड़ दिया। और उसके बाद की परिस्थिति क्या वाकई ये हो गई जहां पर ये लगने लगा कि जिसका स्टेक इस सरकार के साथ बीते 12 वर्षों में लगता चला आया है, इस वक्त सभी की परीक्षा है। वो परीक्षा उन भक्तों की भी है जो सड़क पर उन सभी को वीडियो लेकर खोज रहे हैं जिन्होंने नारे लगाए थे प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, या मीम बनाया प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, या फिर जिन्होंने जंतर मंतर पर खड़े होकर एक झटके में उस छवि को धराशायी कर दिया जो छवि बीते 12 वर्षों से गढ़ी गई। 3 सवाल। पहला सवाल, गोलियां चली थी या नहीं चली थी? दूसरा सवाल, पैलेट गन की इजाजत है या नहीं है? तीसरा सवाल, जो जंतर मंतर पर हुआ उसमें दिल्ली पुलिस के पास कहने के लिए क्या कुछ है? इन तीनों प्रक्रियाओं को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी है एक दृश्य देख लेना। आधी रात के वक्त पार्लियामेंट के भीतर से निकलते हुए प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, पूरी कैबिनेट क्यों वहां आधी रात तक वो कल मौजूद रही? दरअसल वो इंतजार कर रही थी राहुल गांधी क्या कहेंगे, और जब उन्होंने कह दिया तो हर किसी को पार्लियामेंट बुला लिया गया। और जरा इस दृश्य को पहले देख लीजिए। आधी रात तक चली इस बैठक में ऐसा क्या तय हुआ कि आज सुबह सवेरे दिल्ली पुलिस ने एक वीडियो जारी किया, और वो वीडियो इस देश के तमाम मेन स्ट्रीम मीडिया को दे दिया, जिसे आप प्यार से गोदी मीडिया कहते हैं। उन सभी ने इस वीडियो को चलाना शुरू किया, तस्वीर दिखानी शुरू की कि देखिए संसद के दरवाजे तक छात्र पहुंच गए थे, और अगर वो संसद में घुस जाते तो क्या होता, तो दिल्ली पुलिस क्या करे। दिल्ली पुलिस ने जो किया या नहीं किया, लेकिन संसद में घुसने की इजाजत किसी को नहीं है। यानी किसी भी विशेष परिस्थिति में भी संसद के भीतर घुसने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती है। यानी जो सवाल राहुल गांधी ये कहकर उठा रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से हाथों में तिरंगा लेकर एक शख्स विरोध प्रदर्शन कर रहा था, उसको पैलेट गन मारी गई। दिल्ली पुलिस ने कहा गोलियां नहीं चली, लेकिन पैलेट गन अगर चला है तो वहां चला है जहां पर संसद में घुसने की कोशिश हो रही थी। यह पहला सवाल दिल्ली पुलिस का है जिसने जवाब दिया। कहीं भी गृह मंत्रालय का जिक्र नहीं, परिस्थितियां खुद ब खुद निर्णय लेने की, और उस निर्णय लेने की स्थिति में यह बताया गया कि दरअसल ये पार्लियामेंट के भीतर घुस जाते। तमाम न्यूज चैनलों में आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और इसकी पूरी की पूरी व्याख्या हर कोई कर रहा है जो मेन स्ट्रीम मीडिया में है। लेकिन अगला सवाल, पुलिस ने कह दिया गोलियां नहीं चली। अगला सवाल बड़ा यह हो गया, क्या वाकई गोलियां नहीं चली? और गोलियां चली या नहीं चली, राहुल गांधी जब कह रहे हैं कि गोलियां चली तो इसके मतलब मायने क्या होते हैं? यह खबर आई कहां से कि गोलियां चली? अखबार है द हिंदू, 27 तारीख को उसमें एक रिपोर्ट फाइल होती है। 32 बरस की महिला
जो 20 जुलाई को पहुंची थी उस विरोध प्रदर्शन में या उस मार्च में जहां पर उनको गोली लग गई। वो महिला झारखंड की है, वो महिला झारखंड के रांची से आती है, लेकिन वो नौकरी करती है गुरुग्राम में, प्राइवेट नौकरी करती है। और उसके कान में गोली लगी थी और उसके बाद उनको राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया। वहां पर बकायदा सर्जरी हुई, 2 घंटे की सर्जरी चली और उसके बाद 15 मिनट के बाद अस्पताल वालों ने उन्हें छुट्टी दे दी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जी नहीं, गलत बात है, ये मेडिकल लीगल केस जिसको एमएलसी कहते हैं, उसकी रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह कहा जाए कि गोली लगी थी। एमएलसी यानी मेडिकल लीगल केस की जो रिपोर्ट है उसमें लिखा गया है दाहिने कान के सामने एक फटा हुआ घाव है जिसका नेचर ब्लंट ऑब्जेक्ट से हुई चोट बताया गया है। डॉक्टरों के अनुसार यह सामान्य चोट है और गोली लगने का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। और फिर पुलिस ने उसके बाद जनता से अपील कर दी कि आप ऐसी कोई भी जानकारी को साझा ना करें, उसकी पुष्टि ना करें, हम आप पर रोक लगा रहे हैं, यह बिल्कुल गलत है। अब सवाल है कि जिस रिपोर्टर ने हिंदू अखबार में रिपोर्ट फाइल की थी उसके पास क्या जवाब होगा। उसने डिस्चार्ज समरी दिखाई, जब अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया तो उस समरी में क्या लिखा हुआ था। उस समरी में लिखा था कि दाहिने कान पर गन शॉट का ट्रॉमा है, गन शॉट लिखा गया था। और फिर नूतन की तरफ से जो कहा गया, जिसको उस रिपोर्टर ने अपने अखबार में छापा और अखबार में जो बात गोली चलाने को लेकर हुई जिसको दिल्ली पुलिस इनकार कर रही है, उसकी बिल्कुल उलट परिस्थिति है। क्योंकि जिसे गोली कान पर लिखी, जिसकी डिस्चार्ज समरी में लिखा हुआ है दाहिने कान पर गनशॉट का ट्रॉमा है। नूतन जो रांची झारखंड की है, गुरुग्राम दिल्ली से सटा हुआ है, वहां प्राइवेट की नौकरी करती है, उन्होंने कहा कि मैं जंतर मंतर के पास ही जो पार्क है उसमें थी, मैं उस जगह को ठीक ठीक बतला भी सकती हूं अगर पुलिस जानना चाहे तो। वहां एक फव्वारा है और स्टील का बना शेर का एक स्टैचू है। मैं बिल्कुल उसके पास पार्क के ऊपरी हिस्से में खड़ी थी। नीचे की ओर से मेरी ओर गोली चलाई गई। मैं ये निश्चित रूप से नहीं कह सकती कि निशाना सिर्फ मैं ही थी, लेकिन बंदूक हमारी तरफ तानी गई और ये देखते ही हम सब डर गए जो वहां खड़े थे और हम भागने लगे। वहां ऊपर हम कई लोग मौजूद थे, इसीलिए हम सब एक साथ भाग रहे थे। तभी गोली चली और वह मेरे कान को छूती हुई निकल गई। जब मैंने कान के पास अपना हाथ लगाया तो सिर्फ हाथ में खून ही खून था। यह देखते हुए सड़क पर खड़ी एम्बुलेंस को मैंने इशारा किया और वह मुझे आरएमएल अस्पताल पहुंचा गया, जहां 2 घंटे तक सर्जरी चली और 15 मिनट के बाद मुझे वहां से छोड़ दिया गया। यानी गृह मंत्री के ऊपर कभी कोई आंच ना आए, इसको लेकर मंत्रणा हर स्तर पर हो रही है। दिल्ली पुलिस ने अपने तौर पर पूरी चीजें कर डाली। अब बाकी जानकारी जाहिर है, जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी पार्लियामेंट में पहुंच गए और बैठक में शामिल होने लगे और यह सवाल आने लगा कि गृह मंत्री पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। अब इस सवाल के दायरे में सुप्रीम कोर्ट भी आकर खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट के भीतर जब यह मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पैलेट गन का जहां तक जिक्र है तो पैलेट गन से घायल का इलाज सरकार को कराना होगा। अगला सवाल था, क्या इस बात की इजाजत है? उसमें उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों में पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और फिर कहा गया कि जब पैलेट गन का इस्तेमाल हो सकता है तो इसको घातक क्यों बताया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, यह घातक तो है, लेकिन जब तक पुलिस नियमों को चुनौती नहीं दी जाती तब तक रोक लगाने का आदेश देना मुश्किल है। यानी पुलिस ही निर्णय ले रही है, पैलेट गन वो चलाए या ना चलाए, मामला गृह मंत्रालय तक ना पहुंचे।
यह एक पुलिस अपने तौर पर चीजों को लेकर आ रही है और इस पर मुहर सुप्रीम कोर्ट की वह बेंच जिसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की मौजूदगी है, वह खुद बैठे हुए हैं। दो और जजेस बैठे हुए हैं, लेकिन वह भी बैठे हुए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो रैपिड एक्शन फोर्स है, उसने जो भी हथियार गोला बारूद का इस्तेमाल किया है, पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। गाहे बगाहे उसकी जरूरत पड़ेगी, सामान्य तौर पर जरूरत पड़ेगी रैपिड एक्शन फोर्स के द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियार गोला बारूद की, सुना नहीं होगा आपने, लेकिन इस वक्त मामला बड़ा संवेदनशील है। इस संवेदनशील मामले में अगर आधी रात तक बैठकें चल रही है और जंतर मंतर पर जो नजारा उस दिन नजर आया, हमें लगता है एक नजारा जिस बात को लेकर इस देश के भीतर आक्रोश है, उन तस्वीरों को एक क्षण के लिए पहले देखिए। ऐसी बहुतेरी तस्वीर होगी जो हर जगह मौजूद है, लेकिन सवाल यह है कि इसका ऑर्डर दिया किसने।